नमस्कार माय डियर फ्रेंड। एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व कराने वाला हूं। ये क्वेश्चन पेपर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का है, जो आज ही यानी 24/12/2025 को संचालित किया गया है। ऐसे विद्यार्थी जो डीडीयू यूनिवर्सिटी के हैं वो सभी लोग अपनी आंसर की चेक कर लेंगे, और ऐसे विद्यार्थी जिनका एग्जाम ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर होना है यानी ओएमआर बेस पर जिनका एग्जाम होना है अभी बाकी है, उन सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। यहीं से प्रश्न आपके पेपर में भी पूछे जाएंगे, तो आप सब लोग भी इस क्वेश्चन पेपर के प्रश्न को तैयार कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को और सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। पेपर टाइटल आपका था साइटोलॉजी, जेनेटिक एंड इम्यूनोलॉजी, ये आपका पेपर टाइटल है। और इसमें 50 प्रश्न पूछे गए थे। जैसा कि आप सबको पता है डीडी यूनिवर्सिटी में 50 क्वेश्चन आते हैं, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वो 1.5 नंबर का होता है। पहला प्रश्न देखेंगे जिसमें पूछा गया था कि द इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स इन एलर्जी इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ बी मस्ट सेल, यानी कि एलर्जी में सूजन प्रतिक्रिया मस्तूल कोशिकाओं की रिहाई के कारण होती है। तो ये किसके कारण होती है दोस्तों? ये हिस्टामाइन के द्वारा होती है। किसके द्वारा? हिस्टामाइन। ऑप्शन नंबर आपका इसमें कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर सेकंड, जिसमें पूछा गया था कि स्तनधारियों में खुराक क्षतिपूर्ति प्राप्त की जाती है। तो ये क्षतिपूर्ति जो प्राप्त की जाती है वो मादा में एक एक्स गुणसूत्र को निष्क्रिय करके। ऑप्शन 20 में आपका राइट उत्तर था दूसरे प्रश्न का उत्तर। तीसरा क्वेश्चन जिसमें पूछा गया था कि द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज आर, एंटीबॉडी की मूल संरचना है। तो एंटीबॉडी की जो मूल संरचना है वो वाई शेप की है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, जिसमें पूछा गया था कि जैक स्टेट मार्ग एक उदाहरण है। तो ये उदाहरण किसका है? आपका हो जाएगा एन एंजाइम लिंकर रिसेप्टर पैथावे। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही होगा, और कुछ लोगों ने ऑप्शन बी लगाया है, तो दोनों ऑप्शन पे सस्पेंस है। ठीक है, अब यूनिवर्सिटी इसका एग्जैक्ट आंसर क्या मानती है वो उस पर ही डिपेंड करेगा। ठीक है, मेरे हिसाब से ऑप्शन सी में आपका राइट उत्तर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर इज नॉट पार्ट ऑफ ए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, कौन सी संरचना एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा हिस्सा नहीं है ये पूछा गया था, तो माइट्रोकांड्रिया इसमें से हिस्सा नहीं है। ठीक है, माइट्रोकांड्रिया जो है वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन सी इसमें राइट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया था कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ बी सेल, बी सेल की उत्पत्ति क्या है? क्या पूछा गया था? बी सेल की उत्पत्ति, तो बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा जो है ये बी सेल की उत्पत्ति है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट उत्तर इसमें था। प्रश्न नंबर 7 देखिएगा, जिसमें पूछा गया था द डायवर्सिटी ऑफ एंटीबॉडीज इज जनरेटेड बाई, एंटीबॉडी की विविधता उत्पन्न होती है। तो एंटीबॉडी की जो विविधता है वो जीन रीअरेंजमेंट यानी जीन पुनर्व्यवस्था द्वारा उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है 7 क्वेश्चन का उत्तर। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 8, और इसमें पूछा गया था कि एक घटना जहां एक जीन की अभिव्यक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि यह माता से विरासत में मिला है या पिता कहलाती है, या पिता से कहलाती है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। क्या बोला जाता है? जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी आप राइट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9, 9 नंबर क्वेश्चन था द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू रेजिस्टेंस इन्फेक्शन बाय द पैथोजेंस इज कॉल्ड, यानी कि किसी जीव की रोग जनकों द्वारा संक्रमण का विरोध करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो इस क्षमता को क्या कहते हैं भाई? याद रखेंगे, इसको प्रतिरक्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी। ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी सही उत्तर है। जिन्होंने सी लगाया उनको कंप्लीट मार्क्स मिलेगा। 10 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 10, जिसमें पूछा गया था कि एक आदमी के स्तन बढ़े हुए हैं, शरीर पर अतिरिक्त बाल और XXY के रूप में सेक्स के पूरक है, वह पीड़ित है। तो ये किससे पीड़ित है? ये दोस्तों क्लियानी-फिल्टर सिंड्रोम से, क्लियानी-फिल्टर सिंड्रोम से पीड़ित है। ऑप्शन नंबर 20 में आपका राइट उत्तर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ए रॉयल डिसीजेस, निम्नलिखित में से किसे रॉयल रोग के नाम से जाना जाता है? तो रॉयल रोग के नाम से जाना जाता है किसको? हीमोफीलिया को। हीमोफीलिया को रॉयल रोग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 में आपका राइट उत्तर था। प्रश्न नंबर 12 ध्यान दीजिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन है, एक फंक्शनल क्रोमोसोम्स है, एक कार्यात्मक गुणसूत्र होता है। तो एक कार्यात्मक जो गुणसूत्र होता है वो एक सेंटियोमेर है, एक टेलोमेर है, और यहाँ पर रेप्लिकेशन है, ये सभी है। इसलिए आंसर डी इसमें ऑल ऑफ अबव या ऑल ऑफ दीज इसमें सही उत्तर होगा।
12 नंबर प्रश्न में ऑप्शन आपका डी सही था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन था कि बी कोशिकाओं द्वारा स्रावित एंटीबॉडी द्वारा मध्यस्थ प्रतिरक्षा का प्रकार क्या कहलाता है? तो ये प्रतिरक्षा का जो प्रकार है जन्मजात प्रतिरक्षा कहलाता है। क्या कहलाता है? इनेट इम्यूनिटी, जन्मजात प्रतिरक्षा। ऑप्शन 13 नंबर में ऑप्शन नंबर बी सही है। माफ कीजिएगा, ह्यूमोरल प्रतिरक्षा इसमें होगा। क्या होगा? ह्यूमोरल प्रतिरक्षा, जन्मजात प्रतिरक्षा नहीं होगा। ठीक है, 13 नंबर में ऑप्शन बी सही उत्तर है। जिन्होंने बी लगाया है इसमें कंप्लीट मार्क्स मिलेगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जिसमें पूछा गया था कि वह सिद्धांत जो बताता है कि प्रतिरक्षा प्रणाली विशिष्ट लिम्फोसाइट को गुणा करने के लिए चुनती है, उसको क्या बोलते हैं? तो इसको क्लोनल चैन सिद्धांत, क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 20 में राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 15 और 15 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया था कि जीन के वैकल्पिक रूपों को क्या कहा जाता है? तो जीन के वैकल्पिक रूपों को एलील्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एलील्स। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट उत्तर इसमें है। प्रश्न नंबर 16 और 16 नंबर क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के दौरान को जीन शब्द से पुकारा था। तो जीन शब्द से पुकारा था फैक्टर्स को, कारक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका राइट उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 और 17 नंबर क्वेश्चन है कि जीनोटाइप है, जीनोटाइप है। तो जीनोटाइप क्या है? आनुवांशिक संविधान, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही उत्तर था। 18 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि संतानों की माता पिता से भिन्न होने की प्रवृत्ति क्या बोलते हैं? तो इस प्रवृत्ति को बोला जाता है विविधता। क्या कहते हैं? विविधता बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर वेरिएशन ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट उत्तर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि इम्यूनोग्लोबिन का कौन सा वर्ग मुख्य रूप से एलर्जी प्रतिक्रिया में शामिल होता है? तो एलर्जी प्रतिक्रिया में जो शामिल है वो है आईजीई, आईजीई शामिल है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट उत्तर आपका होगा। प्रश्न नंबर 20, जिसमें है डीएनए की प्रकृति। तो डीएनए की जो प्रकृति होती है वो सेमी कंजर्वेटिव होती है। ठीक है, अर्ध रूढ़वादी होती है। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर है। जिन्होंने डी लगाया है कंप्लीट नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 21 और 21 नंबर क्वेश्चन है कि रोग जनकों के खिलाफ रक्षा की पहली पंक्ति जो गैर विशिष्ट है उसको क्या कहते हैं? तो गैर विशिष्ट जो है उसको जन्मजात प्रतिरक्षा बोलते हैं, इनिएट इम्यूनिटी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट उत्तर इसमें होगा। 22 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 22, जिसमें है कि धुरी तंतु गुणसूत्र को इससे जोड़ता है। धुरी तंत्र गुणसूत्र को जोड़ता है किससे? तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा किनेटोकोर, किनेटोकोर। ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर है 22 नंबर से का। प्रश्न नंबर 23 ध्यान दीजिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि एक वंश वृत्त आरेख में एक भरा हुआ छायांकित प्रतीक आमतौर पर एक व्यक्ति को दर्शाता है। तो एक व्यक्ति को क्या दर्शाता है दोस्तों? ये दर्शाता है लक्षण से प्रभावित है, यही साबित करता है ये। ऑप्शन नंबर सी, 23 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन जो कि है कि कोशिका चक्र का उचित क्रम बताना है। तो कोशिका चक्र का जो उचित क्रम है वो है G1S G2M। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट उत्तर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। ठीक है, कई बार ये रिपीट हो चुका है और इस बार भी रिपीट हुआ देखा आप लोगों ने। 25 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है कोशिका द्रव्य जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में स्थित जीन द्वारा शासित वंशानुगति के पैटर्न को क्या कहते हैं? तो इसे पैटर्न को क्या बोला जाता है? कोशिका द्रव्य वंशानुगति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य वंशानुगति। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर इसमें। प्रश्न नंबर 26, 26 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्यों में एबी और रक्त समूह प्रणाली एक उदाहरण है। तो ये उदाहरण किसका है? ये उदाहरण है बहुलक एलील का, मल्टीपल एलील का ये उदाहरण है। ऑप्शन नंबर आपका 20 में राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 27, जिसमें है न्यूक्लियस विशेष रूप से समृद्ध है। न्यूक्लियस इज स्पेशली रिच इन। तो ये किसमें रिच है? डीएनए और माफ कीजिएगा आरएनए और प्रोटीन्स, आरएनए और प्रोटीन्स में रिच है। ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 28 और इसमें पूछा गया है कि एक जीन जो एक्स गुणसूत्र पर स्थित होता है उसे क्या कहते हैं? तो एक जीन जो एक्स गुणसूत्र पर स्थित होता है उसे एक्स लिंक्ड जीन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका सी आंसर सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 29, 29 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया था कि मनुष्यों में लिंग गुणसूत्र को इस प्रकार दर्शाया जाता है।
तो लिंग गुणसूत्र को जो दर्शाया जाता है वो है पुरुषों में XY और महिलाओं में XX। ऑप्शन नंबर 20 में राइट उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर आपका है 30, जिसमें है सेंट्रियोल में संगठन का पैटर्न क्या है। तो सेंट्रियोल में संगठन का जो पैटर्न है वो 9+0 है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में राइट उत्तर था आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 31। 31 नंबर में है प्रोटीन आर मॉडिफाइड इन, प्रोटीन को संशोधित किया जाता है। तो प्रोटीन को कैसे संशोधित किया जाता है, ER और गाल्जी कॉम्प्लेक्स बोथ, इन दोनों के साथ, दोनों हो जाएगा इसमें, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन सी 31 नंबर प्रश्न में ऑप्शन सी सही उत्तर था। 32 नंबर प्रश्न, जिसमें पूछा गया था कि मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम बताता है। तो ये जो नियम बताता है, ये बताता है विभिन्न लक्षणों के जीन स्वतंत्र रूप से विरासत में मिलते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर है 32 नंबर प्रश्न का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, प्रश्न नंबर 33। 33 नंबर क्वेश्चन है राइबोसोम इसमें मदद करता है। तो राइबोसोम जो मदद करता है वो प्रोटीन के संश्लेषण में, प्रोटीन सिंथेसिस में। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है 33 नंबर क्वेश्चन का। प्रश्न नंबर आपका आ चुका है 34 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या पूछा गया था। पूछा गया था कि राइबोसोम में शामिल है। तो राइबोसोम में दो उपइकाई शामिल हैं, दो सब यूनिट इसमें शामिलित हैं। ऑप्शन सी राइट उत्तर इसमें है। चलिए आगे देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, और 35 नंबर प्रश्न आपका है क्रोमेटिन का अत्यधिक संघनित प्रतिलेखन रूप से निष्क्रिय रूप क्या कहलाता है। तो ये जो रूप है ये क्या कहलाता है, ये हेट्रोक्रोमेटिन कहलाता है। क्या कहलाता है, हेट्रोक्रोमेटिन। 35 नंबर आपका, इसमें 35 नंबर का बी सही उत्तर है। 36 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 36 नंबर प्रश्न, और इसमें पूछा गया है कि पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किससे मिलकर बनी होती है। तो ये सेलुलोज से मिलकर के बनी होती है, कई बार ये मैंने सॉल्व करा रखा था। सेलुलोज से मिलकर के बनी होती है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। 37 नंबर प्रश्न, और इसमें पूछा गया है कि एप्टॉप्सिस में कौन सा कोशिका अंग शामिल है। तो कौन सा कोशिका अंग शामिल है, माइट्रोकांडिया, माइट्रोकांडिया इसमें शामिल है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन, सेंट्रियोसोम का कार्य पूछा गया है। तो सेंट्रियोसोम का क्या कार्य है, स्पंडल फाइबर का निर्माण करना। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें राइट उत्तर है 38 नंबर क्वेश्चन में। प्रश्न नंबर 39, जिसमें पूछा गया था कि व्हाट इज द प्राइमरी लिपिड कंपोनेंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली का प्राथमिक लिपिड घटक क्या है। तो इसका घटक क्या था दोस्तों, इसका घटक था फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड सही उत्तर है। जिन्होंने आंसर बी लगाया है 39 नंबर में, उनका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 40 ध्यान दीजिएगा, 40 नंबर क्वेश्चन है, वह क्षार जो आरएनए में मौजूद होता है लेकिन डीएनए में नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं। तो इसको यूरेसिल बोलते हैं। यूरेसिल जो होता है ये आरएनए में मौजूद होता है लेकिन डीएनए में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर है इसमें। चलिए प्रश्न नंबर 41 देखते हैं, और 41 नंबर क्वेश्चन है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है क्योंकि ये हाइड्रोलिटिक गतिविधि इसमें होती है, इस कारण, या फिर परजीवी गतिविधि के कारण, या उत्प्रेरक गतिविधि के कारण। तो आपको बता दें इनमें जो सही उत्तर है वो है हाइड्रोलिटिक गतिविधि, हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी के कारण लाइसोसोम को आत्मघाती या आत्महत्या की थैली कहा जाता था। ऑप्शन सी सही है 41 नंबर प्रश्न में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 42, जिसमें है कि साइटोस्केलेटन का कौन सा घटक कोशिका गति और साइटोकाइनेज में शामिल है। तो इनमें शामिल है माइक्रोफिलामेंट्स एक्टिन, माइक्रोफिलामेंट्स एक्टिन इसमें सम्मिलित है। बी आंसर सही उत्तर है। 42 नंबर में ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 43, और इसमें पूछा गया है कि कोशिकांग के किस जोड़े में आंतरिक झिल्ली होती है। तो दोस्तों याद रखेंगे, कोशिकांग के किस जोड़े में आंतरिक झिल्ली सम्मिलित होती है। तो क्लोरोप्लास्ट और माइट्रोकांड्रिया। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट उत्तर आपका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 44, जिसमें है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोशिका ठोस कणों को निगलती है क्या कहलाती है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको फेगोसाइटोसिस कहते हैं, फेगोसाइटोसिस। ऑप्शन सी 44 नंबर में ऑप्शन सी सही उत्तर था। अगला क्वेश्चन, चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया था कि प्रोटीन छटाई और पैकेजिंग के लिए कौन सा कोशिका अंग जिम्मेदार है। तो इनमें से जो कोशिका अंग जिम्मेदार है वो है गाल्जी उपकरण, गाल्जी अपार्चस जिम्मेदार होगा। ऑप्शन बी सही है 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 46, और इसमें पूछा गया था ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में होता है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में क्या होता है, एमआरएनए का संश्लेषण होता है। ऑप्शन नंबर सी में राइट उत्तर आपका होगा।
47 नंबर क्वेश्चन जिसमें पूछा गया था कि किस प्रकार के आरएनए को अडेप्टर कहते हैं। तो इनमें किसको बोला जाता है, टीआरएनए को अडेप्टर कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट उत्तर है। 48 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 48 जिसमें है कि नवजात शिशुओं को निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करने वाला कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन मुख्य रूप से कोलोस्ट्रम में पाया जाता है। तो मुख्य रूप से जो कोलोस्ट्रम में पाया जाता है वो है आईजीए। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है 48 नंबर क्वेश्चन का। प्रश्न नंबर 49 ध्यान दीजिएगा, 49 नंबर क्वेश्चन जिसमें है कि कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा में मुख्य रूप से कौन सी कोशिका शामिल होती है। तो मुख्य रूप से जो कोशिका सम्मिलित है वो है टी सेल। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर इसमें है। प्रश्न नंबर आपका 50 है जो इस प्रश्न पत्र का लास्ट क्वेश्चन था। डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र असामान्यता होती है। तो डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र असामान्यता जो होती है वो ट्राइसोमी 21 में है। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका राइट उत्तर है। तो दोस्तों पूरा प्रश्न पत्र हमने हल करा दिया है। मेरे हिसाब से जो एग्जैक्ट आंसर की थी वो मैंने प्रोवाइड करा दी है आप लोग को। ठीक है, तो आप सभी लोग अपना आंसर मिला लीजिएगा। जिनका एग्जाम अभी बाकी है, जैसे कि बॉटनी का जो पेपर है 26 तारीख को बॉटनी का आप लोग का पेपर है। ठीक है, तो बॉटनी के लिए दोस्तों मैं आज ही अभी रात 8 बजे आप लोग के लिए क्लास आएगी एमसीक्यू की। लगभग लगभग 200 एमसीक्यू होंगे जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज होंगे, चैप्टर वाइज होंगे। तो आप सभी लोग क्लास को लाइव जरूर जुड़िएगा और अपने सभी साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।